टेंशन पर घूंघट की आड़ में घूम रही तबाही वाली झिलमिल के आसपास अचानक भीड़ का ऐसा जमावड़ा आ खड़ा होता है। अरे अरे, एक्सक्यूज मी, ये तुम मेरे को धक्का काहे को मार रहे हो? उधर शांत स्वभाव की बिंदिया बेंच पर बैठी थी कि तभी थक हार कर मोहिनी भी वहीं आकर बैठती है। ट्रेन चल पड़ती है और रौनक झिलमिल का हाथ पकड़कर फटाफट ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता है। अरे तुम ऐसे भटकोगी तो भीड़ में गुम हो जाओगी, फिर इस भीड़ में कैसे ढूंढूंगा मैं तुमको। जल्दी चलो, स्टेशन पर ट्रेन 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है। और अमर बिंदिया का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ जाता है। अरे अरे, जगह दो हमारी बीवी को बैठने की। हटो बे, बैठने दो, खड़ी खड़ी थक जाएगी वरना बेचारी। और सुनो जान, तुम सो जाओ, जब स्टेशन आएगा मैं उठा दूंगा। उधर अमर भी अपनी पत्नी के साथ बैठ गया था। ट्रेन का डब्बा खचाखच भरा था और आगे चलकर बिंदिया अमर के कांधे पर सर टिकाकर सो गई। रात में जब ट्रेन रुकी तो नींद में अलसाई बिंदिया का हाथ पकड़कर अमर ने उसे स्टॉपेज पर उतार दिया। मैं बहुत थकी हुई हूँ ना, मुझसे चला नहीं जाएगा। ये सुनकर अमर बिंदिया को झट से गोद में उठा लेता है और बिंदिया उसकी गोद में ही सो जाती है। रिक्शे वाले भैया, गिलौरी चलोगे? कितनी सवारी हैं? 5। अरे भाई, रात में काहे हमाऊ मजे ले रहे हो तुम? ये रिक्शा है, कोई बाबा जी का उड़न खटोला नहीं जो सारा गांव समा जाए। 3 सवारी चल सकती हैं। चलना है तो बताओ, वरना किसी और को बैठाएं। और अमर उसकी बात सुनकर इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई दूसरा रिक्शे वाला उसे नहीं नजर आता है। ये देखकर वो अपने थके माँ बाप और बहन की ओर देखता है। जाना है ना? माँ, बाबा, छुटकी, तुम तीनों बैठ जाओ। पर बबुआ, तुम कैसे आओगे? दुल्हन भी साथ है। हम पैदल आ जाएंगे माँ, यहाँ से 6 किलोमीटर ही तो दूर है। बस तुम सब पहुँचो, हम भी पीछे पीछे आते हैं। ना ना मुन्ना, तू और दुल्हन बैठ, हम और तेरे बाबा पैदल आते हैं। बहू को उठाकर कितना चलेगा? पूरी उम्र चलूंगा माँ। अब से कांधे बिंदिया की हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। और हाँ, इसका तो मुझे बोझ ही नहीं लग रहा है, जैसे मेरे ही शरीर का कोई हिस्सा मुझसे लग रहा है। तुम सब जाओ, मैं आता हूँ। और अमर घर वालों को भेजकर अपनी बीवी को गोद में उठाकर पैदल ही गांव निकल पड़ता है। बिंदिया उसके सीने से लगकर खूब चिपक रही थी। एक पत्नी के लिए पति की बाहों से महफूज जगह कोई दूसरी है भी नहीं। अमर चलता जा रहा था, उसके पांव दुखते गए, मगर वो नहीं रुका। रात गुजर रही थी और दिन उग रहा था और वो अपने गांव आ पहुंचता है। मंजिल पास दिखते ही कुछ थकाने अपने आप हल्की लगने लगती हैं। हम दोनों अपने संसार में आ चुके हैं मेरी जान। अमर बिंदिया को उठाए गांव को पार करके आ रहा था और आसपास की औरतें, बच्चे वगैरह नई बहू को देखने के चाव से पीछे पीछे चलते जा रहे थे। और उस भीड़ को पार करके आ चुकी थी सबके हिस्से का बोलने वाली बसंती भी। अले अले काकी, तुम मेरी चप्पल तो चल कर जा रही हो। धत, काकी लगती हूँ तुझे मैं? आंटी बोल मुन्ना, आंटी। अभी लियो, कल की बात देखो, मैं इनके साथ कफे में गई। अरे कफे नहीं समझे भाभी जी, कफे जहाँ काफी चाय पीते हैं। महंगी जगह होती है, ऐसा रंग बिरंगे गद्दे वाली कुर्सी लगा कर रखते हैं उसमें कफे। तो वहाँ एक लेडीज लोग आई रही मेरे पास और कहती है इनको, भाई साहब ये आपकी बिटिया है क्या? बड़ी सुंदर है। लियो भाभी जी, बताओ, हमको इनकी बेटी समझी हो। फिर वो इनने बताया कि अरे ये हमो बीवी है। तब उसका खुला मुंह हम खुदे अपने हाथों से बंद किए कि बेचारी शाख में मर वर ना जाए, फिर हम पर मर्डर का चार्ज और लग जाएगा और इतनी लल्लन टॉप कैदी जेल में चली जाएगी। तो बैठे बैठे कल ये बात हो गई, बताओ। क्या बोली, सुंदर है? तब तो काकी पक्का वो खुद कैसी होगी मैं समझ गई। ये सुनकर संतरा अपनी बेटी को घूर के चुप रहने को कहती है। अरे बिटिया, तुम आजकल के बच्चों को कहाँ पचती है बड़ों की तारीफ? कोई कर दे तो। लाली पाउडर जो ना लगाए ना हम, सोचो शुक्लायन, अगर लाली पाउडर जिस दिन हम लगाने लग जाएंगे तब तो इस बहुरिया को भी माफ कर देंगे। और अगर पहन लिया हमने ऐसा लाल जोड़ा, तब तो ये अमर बेटा तो कहीं हमको ही ना उठा ले ऐसे गोद में जैसे अभी बीवी को उठा रखा है। अरे मजाक कर रही हूँ अमर की मम्मी, जॉकिंग ओनली। अरे अमर बेटा बहू को गोद में ही उठाए रखेगा या पाँव जमीन पर भी रखने देगा? काकी, वो पाँव में कांटा न लग जाए कहीं? भैया इस बात से डरते हैं। छुटकी की बच्ची, तुझे तो अभी बताऊंगा मैं, रुक जरा, ही निकालूंगा तेरा तो। लड़ बाद में लेना, पहले बहू को चौखट पर उतार और जाकर गुनगुने पानी से पाँव धो ले अपने, तब तक हम इधर की रस्म कर लें। अमर आहिस्ता से बिंदिया को जमीन पर उतारता है और उसका शरीर थामे रखता है।
नींद से बिंदिया की मुंडी तो अभी लुढ़क ही रही थी। सुनो, अब उठ जाओ। भीतर जाकर रस्मों के बाद एक बार फिर से सो न जाना, कोई टेंशन की बात नहीं है। और दुल्हन थोड़ा होश में आकर सीधी तो खड़ी हो ही जाती है। अमर भीतर जाता है और अपने जूते उतारकर बाथरूम में जाता है और देखता है कि उसके पाँव में पैदल चलने से खून के चकते बन रखे हैं। ये ससुरे चमड़े के जूते ही काट लिए लगते हैं। किराए वाले उठाकर कुछ भी साइज दे देते हैं जूतों का। अब फिर तो हमको ही अपना पाँव करना पड़ता है ना इन जूतों में। अब देखो, जगह जगह छाले कर दिए, खाल उतर गई। हाँ, पर फिक्र नहीं है, मुझे अपनी पत्नी के लिए इतना कष्ट उठाना तो हर पति का धर्म होता है। यही तो है हमारे प्यार की पहली निशानी बिंदिया। अमर सोचकर ही शर्मा जाता है। वो तकलीफ में था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ट्रेन का इंजन बजता है और रौनक की आंख खुलती है। झिलमिल अभी भी उसके कांधे पर सर टिकाए सो रही थी। ये देखकर उसकी सास मोहिनी झिलमिल को घूरे जा रही थी। अपनी माँ को ऐसा देख रौनक हंस देता है। क्यों रे, ये तेरी बीवी उठती उठती नहीं है क्या, या सिर्फ सोने के लिए आई है शादी करके? अरे मॉम, वो क्या है, तुम ही देखो, आजकल ये भारी भारी लहंगे पहनकर पूरा दिन रहो। 100 किलो की तो लड़कियां खुद होती हैं और लहंगा इनका 20 किलो का। ऐसे में थकान तो हो ही जाती है। तुम तो देखी ही हो इसके माँ बाप ने कितने नाजों से रखा है। ये ट्रेन वगैरह कहाँ देखी है इसने पहले। प्लेन से जाने वाली शादी वाले दिन ट्रेन में धक्के खा रही है। नींद तो आएगी, तुम बस ऐसे घूरना बंद करो। अच्छा ठीक है ठीक है। तभी मोहिनी रौनक के हाथ में झिलमिल का हाथ पकड़े देखती है। अरे रौनक, ये तो इतना गोरा कैसे लग रहा है अचानक? शायद धूप का फोकस गिर रहा लगता है। मुझको क्या, ट्रक भी पहुंच रहा होगा, बस मुझे तो माल से मतलब है। कब आएगा अपना स्टॉप? और इनका भी स्टॉप आता है। रौनक झिलमिल को हाथ थमाता है और वो थाम कर ट्रेन से उतरकर उनके साथ बाहर आती है। गाड़ी खड़ा देख झिलमिल बोलती है, इसकी क्या जरूरत थी, घर तो पास ही होगा, वैसे ही चले जाते। अरे वाह, हृदय परिवर्तन। पर बेटा क्या है ना, नई बहू को पैदल ले जाते हम थोड़े कम अच्छे लगेंगे। अब जब कार ने आने में तकलीफ कर ही ली तो जरा तुम भी बैठने की तकलीफ कर ही लो। और सब कार में बैठते हैं। बीच में बैठा था रौनक। उसमें एक तरफ उसकी बीवी और दूसरी तरफ उसकी माँ बैठी थी। बेचारा रौनक अब बात किससे करता है। सोचा था तो प्यार की बात कर लूंगा झिलमिल से, ताकि घर आने से पहले थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। मगर ये मॉम आ बैठ गई बगल में। अब अगर इनकी बजाय झिलमिल से बात करी तो ये बोल पड़ेंगी। अच्छा, शादी हुए एक दिन ना हुआ और मेरा बेटा मुझी को बाय बाय कर रहा है। ओह गॉड, नो मोर इमोशनल ड्रामा। मैं चुप ही बैठता हूँ। और गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुक जाती है। झिलमिल कार के बाहर आती है। अब कहाँ जाना है जी? अब कहाँ जाओगी तुम? अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा घर है, हमारा घर है। ये दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर खड़ा होता है रौनक का छोटा भाई ऋतिक। ओह एक्सक्यूज मी गाइज। हेलो भाभी, मैं ऋतिक, आपका देवर। वो कायदे से तो यहाँ आपकी मॉम इन लॉ खड़ी होनी चाहिए, पर मॉम को तो ट्रक का ध्यान रखना था ना। तभी मोहिनी ऋतिक को कोहनी की मारती है। I mean, आपका ध्यान रखना था तो ये सब मैंने अरेंज कर दिया, क्योंकि ये छोटा बेटा भी घर की बेटी जैसा ही तो है। मोहिनी आकर ऋतिक से थाल ले लेती है और हंसती है। इसकी तो आदत है अपनी बकवास बातों में सबको हंसाना। क्यों बेटी? अरे मैं तो बेटी ही बुलाऊंगी तुमको। देखो, मैं और चौधरी जी। अरे ससुर, तुमरे बरसों से 2 लड़कों के बीच में जिंदगी काट रहे हैं। एक बेटी की तमन्ना तो रह ही गई थी, तो बस आज से तुम पूरी करोगी। वही आरजू हमरी बिटिया झिलमिल। मोहिनी झिलमिल की आरती उतारती है और चावल का कलश जमीन पर रख देती है। आसपास सोसाइटी की हाई क्लास औरतें भी थी। ओहो, इसने तो अभी तक घूंघट नहीं उतारा। कितनी भोली है मेरी बहू भी। बस मम्मी जी जो कहती है सब तुरंत मान जाती है। बिटिया चल, अब घूंघट हटा दे और रिलैक्स हो जा। ये अपना ही घर है। चल रौनक, ये शर्मा रही है तो तू ही अपना हाथ से हटा दे बहू का घूंघट। ये सब भी तो देखें कि चांद ही ले आई मैं तो घर। उधर संतरा भी बिंदिया के स्वागत की आरती करती है और अमर भी पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सच लग रहा है, एक सपना सच हो रहा है। अमर, अब तू ही बोल इसे, ये घूंघट हटाए। अरे बोलना क्या है, तू ही खोल दे। इतनी लजाएगी तो पोता पोती कैसे देगी हमको। इधर अमर बिंदिया के चेहरे से घूंघट हटाने को हाथ बढ़ाता है और उधर रौनक के भी हाथ झिलमिल के घूंघट की ओर बढ़ रहे थे कि तभी चौधरी का फोन बजता है और दोनों के घूंघट जैसे ही हटते हैं, मोहिनी और संतरा की फटी आंखों के साथ चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। हाथ से थाल छूट जाती है। घूंघट में दुल्हनें अदल बदल हो चुकी थी। रौनक के घर सांवली बिंदिया जा चुकी थी और अमीर खाने की शहजादी झिलमिल आ खड़ी थी गरीब खाने की दहलीज पर। झिलमिल सामने का नजारा देखकर कान पर हाथ रखकर जोर से चीखती है,
कौन हो तुम सब? उधर मोहिनी चीखती है, कौन हो तुम? बिंदिया लहंगा मुट्ठी में भीजे कांप रही थी। वो कुछ समझती कि तभी चौधरी बोलता है, चौधराइन, तेरो ट्रक तो चोरी है गो। इतना सुनते ही चौधराइन मोहिनी वहीं दहलीज के भीतर रखे चावल के कलश पर जा गिरती है धम और बेहोश हो जाती है। बिंदिया वहीं बर्फ सी बनकर खड़ी रह जाती है। झिलमिल ने वहाँ चिल्ला चिल्लाकर कोहराम मचा दिया था। ट्रेन की पटरियों का रुख बदलते तो सब ने देखा है, मगर इस ट्रेन ने जो दुल्हनों का फेर बदल किया है वो अब सबकी जिंदगियां बदलने वाला है। तो आगे का मसाला देखने के लिए आइए यही लव सिटी पर देखने लापता दुल्हन का अगला भाग। और हाँ, देखते हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।